तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं संपूर्ण क्रांति के क्वेश्चन आंसर को बताने वाला हूँ, जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया हुआ है। और जैसा कि आप सबको मालूम होनी चाहिए कि इससे पहले भी संपूर्ण क्रांति का कई सारा वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए हिंदी फॉर 2021 और सभी वीडियो को देख लीजिए, ताकि आप घर बैठे-बैठे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सके। और संपूर्ण क्रांति से पहले भी कई सारे चैप्टर का वीडियो अपलोड हो चुका है, वो भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग संपूर्ण क्रांति के क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिसको 3-3 साल जो है सो पूछा जा चुका है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन को, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे ये चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण क्या विचार थे? कि क्या विचार थे? आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं? यानी कि जो आंदोलन संपूर्ण क्रांति का ये, तो जो आंदोलन वो किए थे तो उस आंदोलन का नेतृत्व जो है सो वो किन शर्त पे स्वीकार किए? तो चलिए इसके आंसर को हम लोग देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। आंदोलन के नेतृत्व के विषय में जेपी के विचार थे कि सबकी सलाह ली जाएगी, सबकी बात सुनी जाएगी, छात्रों की बात तो अत्यधिक सुनी जाएगी, जितना भी समय होगा उनके साथ बिताया जाएगा, उनसे बहस भी की जाएगी, उनकी बातें समझी जाएगी और अधिक से अधिक समझने का प्रयास भी किया जाएगा। तो ये तो बात तो कहते हैं कि जितने भी लोग हैं सबकी बात वो सुनेंगे, छात्र की बात तो ज़्यादा ही सुनेंगे, उनसे बहस भी करेंगे, जितना हो सके उसके साथ समय बिताएँगे। आगे ये कहते हैं, जन संघर्ष समिति की बात भी सुनी जाएगी, समझी जाएगी, पर फैसला मेरा ही होगा। यानी कि जयप्रकाश नारायण ये कहते हैं, मेरा शर्त ये है कि मैं तो बात तो सबकी सुनूंगा, लेकिन छात्र की बात तो अधिक सुनूंगा, उससे बहस भी मैं करूंगा, उसके साथ समय भी बिताऊंगा, जन संघर्ष समिति की बात भी सुनूंगा, सबकी बात तो सुनूंगा मैं, लेकिन फैसला जो है सो मेरा होगा। सबको इस फैसले को मानना होगा, आपको भी मानना होगा। यहाँ एक बात साफ है कि जयप्रकाश नारायण ने साफ कहा था कि आंदोलन का संचालन सबकी सलाह से होगा, जहाँ की बहस भी होगी, पर अंतिम फैसला उन्हीं का होगा। यदि यह नहीं हो सका तो पता नहीं हम किधर बिखर जाएंगे। और वो ऐसा इसलिए कहते हैं कि ये फैसला हमारा ही होगा, क्योंकि अगर उनके फैसले पे नहीं चलते तो ये जो समिति है ना जाने कैसे किधर बिखर जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। तो ये उनका शर्त था नेतृत्व करने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया? यानी कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की विशेषता जो है जेपी नारायण अपने भाषण में करते, तो कौन से विशेषता है? जयप्रकाश जी स्पष्ट कहते हैं, जो काम गलत होंगे उनकी नीतियाँ गलत होगी, वे उसका विरोध करेंगे। देखिए ये हमेशा जो है सो जयप्रकाश नारायण कहते आ रहे हैं कि जो काम गलत होंगे, तो काम गलत क्यों होगा? क्योंकि उसकी नीतियाँ जो है वो गलत होगी और उसका वो खुल करके जो है सो विरोध करेंगे, चाहे वो महात्मा गांधी में ही वो नीतियाँ गलत क्यों नहीं हो, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू में ही क्यों नहीं हो, उसका वो खुल करके विरोध करेंगे। और कहते हैं, बापू में इतनी महानता थी कि वे बुरे नहीं मानते थे, वे हमें बुलाकर प्रेम से समझाना चाहते थे, समझाए भी। और कहते कि अगर मैं उसके खिलाफ कुछ बोला, अगर उनकी नीतियाँ खिलाफ, तो वो हमसे ईर्ष्या नहीं किए या हम हमारा विरोध नहीं किए या बुरा नहीं माने, बल्कि वो हमें प्रेम से बुलाकर समझाते थे और समझाया भी। जवाहरलाल नेहरू बड़े भाई थे, वे उनको भाई ही कहते थे, उनका बड़ा स्नेह उन पर था, वे जयप्रकाश जी को मानते भी काफ़ी थे, जयप्रकाश जी भी उनका बड़ा आदर करते थे, उन्होंने भी जयप्रकाश जी की आलोचना का बुरा नहीं माना। और इतने गहरा स्नेह था पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ,
और उसकी भी नीतियाँ का जो जयप्रकाश नारायण ने खुल कर के विरोध किया, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जो है उसको बुरा नहीं मानते हैं और यही उसके अंदर जो सो विशेषता जो थी, उस विशेषता की तारीफ़ जो है जयप्रकाश नारायण करते हैं। चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव क्या हैं? उन सुझावों से आप कितना सहमत हैं? जयप्रकाश जी मानते हैं कि आज के मतदाता को केवल इतना अधिकार ही प्राप्त है कि वह चुनाव में अपना मतदान कर पाता है, पर मतदान प्रक्रिया न तो स्वच्छ है और न ही स्वतंत्र होती है। न उम्मीदवारी के चयन में मतदाताओं का हाथ रहता है। अब यहाँ पे एक सवाल तो ये था कि चुनाव के सुधार में जो जयप्रकाश ने बात की है, वो सुझाव क्या है? तो सबसे पहली बात ये वो कहते हैं कि ये जो मतदाता है उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ चुनाव में अपना मतदान करना है और उसके ये जो चुनाव प्रक्रिया है ना, वो नहीं तो स्वच्छ है, नहीं तो स्वतंत्र है। जो उम्मीदवार का चयन जो होता है, तो मतदाताओं के हाथ में जो है सो नहीं है, मतदाताओं कोई भी जो है सो उम्मीदवार को चुन नहीं सकता है चुनाव होने से पहले। अपने चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधि पर उसका कोई अंकुश नहीं होता है और वो मतदान दे करके अगर किसी को अपना प्रतिनिधित्व बना लेता है, उसको चुन लेता है, तो उस पे उसका कोई निरंतर नहीं रहता है कि नहीं? अब वो विधायक कोई बन गया, एमएलए कोई बन गया, एमपी बन गया, वो इधर-उधर भटक रहा है भाई, जनता परेशान है, उसकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो प्रतिनिधि का कोई अंकुश ही उस पे नहीं रहता है। जयप्रकाश जी इसमें परिवर्तन चाहते हैं और वो कहते हैं इसमें परिवर्तन होनी चाहिए। साथ ही चुनाव में जो रुपये, जाति, बाहुबल का प्रयोग होता है, जो मिथ्या भाषण और मिथ्याचरण होता है, यह सब समाप्त होनी चाहिए। और साथ में कहते हैं कि चुनाव में जो अरबों-खरबों रुपया ख़त्म होते हैं, जाति का जो इस्तेमाल होता है, इन सबको क्या करनी चाहिए? ख़त्म करनी चाहिए। यही नहीं, जो मिथ्या भाषा का यानी कि जो कह सकते हैं झूठी भाषण का जो यूज़ किया जाता है, झूठी बातें एक बनावटी भाषण जो हो, इन सबको भी ख़त्म करनी चाहिए। बनावटी जो है सो नहीं होनी चाहिए चुनाव में जो है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था? जयप्रकाश नारायण जो अपने भाषण में दिनकर जी के बारे में बात करते हैं और उसकी मृत्यु कैसे हुई, वो भी बात करते हैं। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा गया कि दिनकर जी की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई है। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। दिनकर जी रामनाथ गोयनका के यहाँ मेहमान थे, जो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे। रात को दिल का दौरा पड़ा, 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गया। गोयनका जी ने उन्हें विलीगडन नर्सिंग होम में भर्ती कराया। सारा इंतज़ाम था वहाँ पर, सभी डॉक्टर सब तरह के औजार लेकर तैयार थे, लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया, वहीं उनका निधन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जो है सो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट में क्यों नहीं शामिल हुए? तो कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं गए? चलिए इसको हम लोग जो सो देखते हैं। जयप्रकाश ने लौटने पर सोचा था कि जो देश गुलाम है, वहाँ के कम्युनिस्टों को हरगिज़ वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने आप को अलग नहीं रखनी चाहिए। यानी कि जब जयप्रकाश अमेरिका से लौटे थे, तो उनके अंदर ये ख़्याल चल रहा था कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उसको देश की आज़ादी से हरगिज़ अलग नहीं होनी चाहिए। यानी कि देश में लड़ाई चल रही है और कम्युनिस्ट जो है, वो अलग है, वो जो है सो इस लड़ाई में शामिल नहीं है। क्यों नहीं शामिल है? क्योंकि उनकी सोच थी कि लड़ाई का नेतृत्व बुजुर्ग क्लास के हाथ में है, पूंजीवादियों के हाथ में है और यही दो बातें जो उसको खटकती थी और कम्युनिस्ट जो है इससे अपने आप को अलग रखे हुआ था। अतः कम्युनिस्टों को अलग नहीं रहना चाहिए। जेपी स्वतंत्रता के दीवाने थे, वे आज़ादी चाहते थे। उनकी उस समय आज़ादी के लिए संघर्ष कांग्रेस कर रही थी, अतः उन्होंने उसके साथ स्वतंत्रता संग्राम लड़ना प्रारंभ कर दिया और वो आज़ादी चाहते थे, इसलिए कम्युनिस्ट को छोड़ करके जो है वो कांग्रेस में शामिल होते हैं और उसके बाद जो है स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई जो है शुरू कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दें। यानी कि छात्र जीवन के बारे में बताइए, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है ये। और अमेरिका में जब वो गए थे एक नहीं, तो उस समय वो कैसे अपनी ज़िंदगी यापन करते थे, वो जो है सो बताना है। तो चलिए वो क्या बताते हैं अपने भाषण में। वे बताते हैं कि 1921
जनवरी के मास में पटना कॉलेज में आईएससी के छात्र थे, यानी कि 1921 ईस्वी में जनवरी के महीना में वो जो है पटना कॉलेज के छात्र थे और आईएससी में थे, और उसके साथ बहुत सारे छात्र थे। सबने ही एक साथ गांधी जी के आह्वान पर असहयोग किया, और गांधी जी जो एक आंदोलन शुरू किए थे, असहयोग आंदोलन, तो कहते जितने भी छात्र थे गांधी जी की एक बात पे ही जो है ना सब लोग असहयोग करना शुरू कर दिए। फिर 1.5 वर्ष पढ़ाई ठप रही, और जब तक ये आंदोलन चलता रहा वो सब पढ़ाई जो है सो नहीं कर पाए, पढ़ाई ठप रही थी। वे साइंस के छात्र थे, अतः उन्हें फूलदेव सहाय वर्मा के पास भेजा गया। वहाँ प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग करके उनसे कुछ सीखा जाए। जयप्रकाश जी हिंदी विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु तैयार नहीं थे, क्योंकि विश्वविद्यालय को सरकारी मदद मिलती थी। और इस चीज़ पर हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हिंदू विश्वविद्यालय में वो एंट्री नहीं चाहते थे, प्रवेश नहीं चाहते थे, क्योंकि उसको जो है सो अंग्रेजों के द्वारा सरकारी फंड के द्वारा चलाया जाता था। फिर उन्होंने बिहार विद्यापीठ में आईएससी में परीक्षा दी और पास भी हो गए। अब चलिए हम लोग बात करते हैं अमेरिका के बारे में। जब अमेरिका में जाते हैं तो फिर वो अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं। पिताजी मात्र रेवेन्यू असिस्टेंट थे। उनकी ऐसी हैसियत नहीं थी कि जेपी को अमेरिका भेजा जा सके, पर जेपी ने सुना था कि अमेरिका में मजदूरी करके भी लड़के पढ़ सकते हैं, अतः वह अमेरिका गए। पर यह बात अनेक व्यक्तियों को नहीं भाई, क्योंकि उत्कृष्ट राष्ट्रीय चेतन के यह विपरीत था। और वो जब अमेरिका जाते हैं तो इसका विरोध होता है। लोग ये नहीं चाहते थे कि इंडिया को छोड़कर के आप अमेरिका में चले जाइए पढ़ने के लिए। उन्हें अमेरिका का दलाल बताया गया, और बहुत सारे नारे भी जो इस लगे थे उनको दलाल बताया गया, और भी बहुत तरह के नारे लगे। वहाँ उन्होंने बागानों में काम किया। जिस समय वे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, छुट्टियां में काम करके इतना कमा लेते थे कि बड़े बड़े मज़े से खा पीकर कुछ बचा भी लेते थे, कुछ कपड़े के लिए तो कुछ फीस के लिए। बाकी हर दिन 1 घंटा रेस्तरां में, होटल में या तो बर्तन धोते या वेटर का काम करते। तो ये सब काम जो है सो वो अमेरिका में करते थे। जब बीए पास किया, स्कॉलरशिप मिलने लगी, फिर 3 माह बाद डिपार्टमेंट के असिस्टेंट भी हो गए, ट्यूटोरियल की क्लास भी लेने लगे। फिर जीवन थोड़ा आराम से कटने लगा। तो इस तरह से अमेरिका में इनकी ज़िंदगी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, पाठ के आधार पर प्रसंग स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन है, अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्य में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारी करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। तो ये किताब की भाषा है, इसका अर्थ स्पष्ट करना है। और दूसरा क्वेश्चन है, व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ना है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। यानी कि वो कहते हैं हमें व्यक्ति से नहीं बल्कि उसके नीति से सिद्धांत से, कार्यों से जो झगड़ा है। तो चलिए इसके आंसर को हम लोग देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां जयप्रकाश नारायण के भाषण से हैं, जो उन्होंने 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान में दिया था, से लिया गया है। पहला का चलिए अर्थ स्पष्ट देखते हैं। उस समय जो सरकार थी उसकी नीतियां और क्रियाकलापों की आलोचना करते हुए जयप्रकाश जी कहते हैं कि आज हम सभा भी नहीं कर सकते। सभा में आने वाली जनता को रोका जाता है, उन पर बल प्रयोग किया जाता है। यही वास्तव में डेमोक्रेसी के दुश्मन हैं। आगे कहते हैं, डेमोक्रेसी में सभा करने का अधिकार जनता को प्राप्त है। जो व्यक्ति शांतिमय कार्यक्रम में भी बाधा डालते हैं, वे कार्यक्रम में आने वालों को बंदी बनाते हैं, उन पर लाठियां बरसाते हैं। क्या अपराध है उसका? मात्र यही कि वे सभा में आते ही रहते हैं। अतः प्रजातंत्र के वास्तविक शत्रु यही है, यानी कि जो सरकार इन सब का विरोध करते हैं वही जो है मेन शत्रु है डेमोक्रेसी का। अगला है जयप्रकाश, ये क्वेश्चन नंबर घ का आंसर, ये ख का आंसर। जयप्रकाश जी ने अपने पटना के भाषण में यही कहा था कि आज जो कुछ देश में हो रहा है वह नीतिगत कर्म स्वार्थगत अधिक है। यानी कि वो कहते हैं कि जो आज देश में सरकार जो चल रही है वो नीतिगत कम है, यानी कि नीति के अनुसार बहुत ही कम है, और खुद के लिए स्वार्थगत, खुद के लिए अधिक है। उसके कर्ता धर्ता हमारे शासक है, श्रेष्ठ व्यक्ति है, उनके इशारों पर ही हो रहा है, वही उनके लिए पूर्णतः उत्तरदायी है। पर मैं उनके काम कम दोषी मानता हूँ,
मैं तो उन नीतियों को ही दोषी मानता हूं जिसके आधार पर सत्ता वाले यह सब कुछ कर रहे हैं। अतः वास्तविक दोषी व्यक्ति नहीं, मात्र नीति है। कहा तो यही जाता है कि हमारी नीतियां जनता के लिए है, पर वास्तविकता यह है कि उनकी कोई नीतियां ही नहीं, अगर कुछ है तो वो स्वार्थ हित में ही है। यानी कि यहाँ पे यही कहते हैं कि मुझे कोई एक पर्सनल व्यक्ति से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि उनके द्वारा जो नीति है, जो नीतियां हैं, जो उसका कार्यशैली है, उससे मुझे नफरत है, क्योंकि वो जनता के हित में जो है सो नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जेपी से सहमत हैं? इनके गुणगान हेतु क्या सुझाव देंगे? तो चलिए इसके हम लोग जो है सो आंसर को देखते हैं। भ्रष्टाचार का जड़ क्या है? इसका मूल था सरकारी नीतियां ही उत्तरदायी है। यानी ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार का जो जड़ है ना, वो उसका मुख्य रीजन है सरकारी नीति। इसके कारण ही भूख है, महंगाई है, रिश्वतखोरी है, और यह भ्रष्टाचार पनपता जा रहा है। और कहते हैं कि ये सरकारी नीति के कारण ही जो है ना आज भूखमरी है, महंगाई है, रिश्वतखोरी है, और ये बढ़ता ही जा रहा है। बिना रिश्वत के कोई काम चलता ही नहीं। सरकारी दफ्तर, बैंक अर्थात प्रत्येक स्थल पर यह पसरा हुआ है और विकराल रूप पसरा हुआ है। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है। शिक्षा संस्थाएं तक भ्रष्ट हो गई है। फिर बचा ही क्या है? युवा वर्ग हमारे अंधकार में भटक रहा है। व ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां भ्रष्टाचार न पसरा हो। फिर उसकी जड़ें कहाँ खोजी जाए? जहाँ तक नहीं है उसकी जड़ें, कहाँ तक नहीं है उसकी जड़ें? गांव में, सड़क पर, रेल मीटर में, खेत खलियान में, अस्पताल में और पुलिस विभाग में तो उसकी जड़ों का जाल बिछा हुआ है। यानी कि आज इतना रिश्वत है कि हर तरफ देखिए, जिधर देखिए रिश्वतखोरी रिश्वतखोरी है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दल दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में किस प्रकार संबंध है? दल विहीन मतलब कोई भी दल नहीं हो, है कि नहीं? कोई भी लोकतांत्रिक पार्टी कह सकते हैं, दल कह सकते नहीं है, तो उसको दल विहीन कहते हैं। दल विहीन और साम्यवाद भी वही है जिसमें कोई भी जो है पार्टी ना हो, सब एक बराबर हो, सब एक समान हो। तो दोनों में जो है सो किस प्रकार संबंध है, चलिए उसको देख लेते हैं। दल विहीन लोकतंत्र की कल्पना है सर्वोदय का सिद्धांत। यानी कि दल विहीन लोकतंत्र ये मानता है कि भाई उसकी कल्पना होती है कि उसका सिद्धांत ये होता है कि सर्वोदय यानी कि सबको उत्तम तक लेके जाना। उसकी मान्यता यह है कि ग्राम सभाओं के आधार पर दल विहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो सकता है। मार्क्सवाद भी दलविहीन लोकतंत्र की हिमायती थे या हिमायती हैं। यह लोकतंत्रवाद का एक मूल उद्देश्य भी है। ये दलविहीन कहते हैं कि होनी चाहिए। वे यह मानते हैं कि समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जा रहा है, उसी मात्रा में राज यानी कि स्टेट का अस्तित्व धूमिल होता जा रहा है और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी स्थापित हो जाती है। वह समाज निश्चित रूप से लोकतांत्रिक होगा, साथ ही दलहीन भी होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। संघर्ष समितियों से जयप्रकाश की क्या अपेक्षाएं थी? तो वो अपेक्षाओं को देखते हैं। जब चुनाव आए, संघर्ष समितियां मिलकर आम राय से अपने उम्मीदवार खड़ा करें अथवा जो उम्मीदवार खड़े किए जाएं, इनमें से किसी को मान्य करें। यदि इन समितियों के बीच आम राय नहीं बनती है, तब कोई ऐसा रास्ता खोजा जाए जिसमें आपस में फूट के बिना समिति अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकेगी, एक उम्मीदवार को अपनी मान्यता दे सकेगी। वे चाहते हैं कि चुनाव में जनता का एक बहुत बड़ा पार्ट होगा, यानी जनता और छात्रों में संघर्ष समितियों के उम्मीदवार के चयन में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। साथ ही विजय प्रत्याशी की गतिविधियों पर समिति की कड़ी निगाहें फैलाएगी। यदि उस क्षेत्र का प्रतिनिधि गलत रास्ता पकड़ता है तो उसको त्याग पत्र देना हेतु बाध्य करेगी। तो ये 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर था संपूर्ण क्रांति से। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।